जो पहले वीडियो में टॉपिक चल रहा है मैटरनिक युग, कोर्स थोड़ा ज़्यादा है इसलिए 2 पीरियड के रूप में इसको समझिए ताकि कोर्स कुछ कवर हो सके। मैटरनिक की गृह नीति के बाद उनकी विदेश नीति को हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, एक कूटनीतिज्ञ और मैटरनिक युग इसको कहा जाता है 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक। यद्यपि गृह नीति के जो परिणाम थे वो नकारात्मक रहे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध था। इसके बाद विदेश नीति में हम लोग देखते हैं कि मैटरनिक योग्य और कूटनीतिज्ञ था। यूरोपीय राजनीति में उसका गहरा प्रभाव था और हम लोगों ने वियना कांग्रेस से ही देख लिया था। वियना कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रिया में ही किया गया था जहाँ के प्रधानमंत्री थे। ये वियना कांग्रेस का आयोजन करने वहाँ पर उनका मकसद ये भी था कि ऑस्ट्रिया को यूरोपीय राजनीति का केंद्र बनाया जाए और वो वियना कांग्रेस में उन्होंने कर भी दिया था। मैटरनिक की विदेश नीति गृह नीति के समान ही थी। वो यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में था। यथास्थिति वो विदेश नीति में भी था और विशेष करके यथास्थिति में उनका इशारा फ्रांस की ओर था क्योंकि फ्रांस और नेपोलियन की वजह से ही काफ़ी लंबे समय तक यूरोप में शांति व्यवस्था भंग रही थी। इनका उद्देश्य यथास्थिति रख करके यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा दूसरी जो मुख्य चीज थी वह थी ऑस्ट्रिया के प्रभाव में वृद्धि करना। ऑस्ट्रिया को क्रांतिकारी विचारों से बचाना ताकि जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात चल रही ये विचार ऑस्ट्रिया तक न पहुंच पाए। इनके विदेश नीति के जो उद्देश्य था वो वियना कांग्रेस से ही देखने को मिलते हैं। वहां पर जो व्यवस्था की थी उसमें काफी इनका योगदान था, हस्तक्षेप था। उस व्यवस्था में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैटरनिक और नेपोलियन। वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में जो है नेपोलियन के पतन के पश्चात उन्होंने मित्र राष्ट्रों का संघ बना दिया था। चतुर्मुख संघ की बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पहले, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो क्रांति को रोकने के लिए नेपोलियन का पतन आवश्यक था, वो ये मानता था और इसके लिए उन्होंने मित्र राष्ट्रों का सहयोग भी दिया था नेपोलियन के विरुद्ध अभियान में। नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस में मैटरनिक का योगदान देखते हैं। यहाँ पर वियना कांग्रेस के वो खुद ही अध्यक्ष थे क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रिया के हितों की पूर्ण रूप से उन्होंने रक्षा की और जर्मनी में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को स्थापित किया। तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यवस्था। संयुक्त व्यवस्था यूरोप में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये वही संयुक्त व्यवस्था थी जिसके प्रतिपादक, जिसको लाने का श्रेय इंग्लैंड के विदेश मंत्री लॉर्ड कैसरले और ऑस्ट्रिया के जो प्रधानमंत्री है मैटरनिक, उन्हीं दोनों को तो संयुक्त व्यवस्था में भी उनका काफी कुछ योगदान था। इस व्यवस्था के कर्णधार वही थे और इसमें उन्होंने अन्य यूरोपीय देशों में हस्तक्षेप के सिद्धांत को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अन्य यूरोपीय देशों में हस्तक्षेप के औपचारिक सिद्धांत की स्वीकृति कर ली थी। इसके बाद मैटरनिक और जर्मनी को हम लोग देखते हैं। जर्मनी को पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, पवित्र रोमन साम्राज्य। परंतु इतिहासकारों का जो मत है वो उनका कहना है कि जो पवित्र रोमन साम्राज्य जर्मनी जाना जाता है वहाँ पर न तो पवित्र था, न रोमन था और न साम्राज्य था, यानी तीनों चीज नहीं थी। लगभग 300 राज्यों का एक समूह था जर्मनी और जिसका जो सम्राट होता था वो वंशानुगत ऑस्ट्रिया का राजा होता था, यानी ऑस्ट्रिया का काफी कुछ प्रभाव रहता था जर्मन पे। नेपोलियन ने पहली बार जर्मन राइन संघ की स्थापना की थी, यानी अगर हम लोग देखेंगे जर्मनी के एकीकरण का काम सबसे पहले नेपोलियन के द्वारा ही प्रारंभ हुआ था। मैटरनिक प्रतिक्रियावादी नीति अपनाता था और जर्मनी की जो उदारवादी विचारधारा थी उनको काफी कुछ ठेस पहुंचा क्योंकि मैटरनिक की नीति अलग थी। घोर असंतोष उनमें व्याप्त था मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण। जो असंतोष के केंद्र थे वहां पर विश्वविद्यालय,
वहाँ के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि वो उसकी कटु आलोचना करते थे। तो किसी भी प्रकार की उदारवादी व्यवस्था के समर्थक नहीं थे मैटरनिक। जर्मनी में विशेष करके बहुत कठोर प्रतिबंध वहाँ पर लगा दिया गया और ये व्यवस्था 1848 ईस्वी तक चलती गई, जब तक कि मैटरनिक का पतन नहीं हुआ। इसके बाद इटली और मैटरनिक को हम लोग देखते हैं। इटली की नेपोलियन ने इटली में भी राष्ट्रीय भावना का श्री गणेश किया था। जिस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण की भूमिका थी, यहाँ पर भी राष्ट्रीय भावना की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता समानता के सिद्धांतों का यहाँ पर भी प्रचार प्रसार हो रहा था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख अंग थे। मैटरनिक जर्मनी के समान इटली में भी वही व्यवस्था बनाए रखना चाहता था। घोर कठोर नियंत्रण की व्यवस्था वहीं पर चाहता था। लोम्बार्डी तथा वेनेसिया ऑस्ट्रिया में मिला लिए गए थे और वहाँ पर इस बात को लेकर के इटली के जो राष्ट्रवादी थे उनमें घोर निराशा थी। उन्होंने बहुत सारी गुप्त क्रांतिकारी समितियों का गठन कर दिया था। 1820 में नेपल्स में विद्रोह भी हुआ था। फर्डिनेंड ने यहाँ का संविधान स्वीकार किया, लेकिन मैटरनिक इस प्रकार की किसी भी घटनाओं को यहाँ पर होने देना नहीं चाहते थे। कोई भी घटना जैसे इटली में हो जाती थी, तुरंत मैटरनिक की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती थी, क्योंकि उनकी जो विदेश नीति के सिद्धांत थे यथावत स्थिति को रखना। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैटरनिक और यूनान। यूनान तुर्की के अत्याचार से मुक्त होना चाहता था। 1820 में यहाँ पर विद्रोह हुआ था, लेकिन मैटरनिक का कहना था कि वैध शासन सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया जा सकता है। यद्यपि तुर्की का घोर अत्याचार यूनान पे हो रहा था, लेकिन उनका मानना यह था कि जो वैध शासन व्यवस्था वहाँ पर चल रही उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होना चाहिए। उनका समर्थक है। क्रांतिकारी विचारों का वो समर्थन नहीं करते थे और इस प्रकार से यूनान में जो है तुर्की के अत्याचार होते रहे। धीरे धीरे करके मैटरनिक के प्रभाव में कमी आती गई। 1848 की क्रांति का प्रभाव ऑस्ट्रिया पे भी पड़ा। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, इन सारे देशों में व्यापक रूप इस क्रांति ने धारण कर लिया था और एक ये भयानक विप्लव था। इससे वियना भी बच न सका, ऑस्ट्रिया भी बच नहीं सका। वहाँ पर किसानों, श्रमिकों ने विद्रोह कर दिया। एक विशाल भीड़ ने राजमहल को चारों तरफ से घेर दिया। घेरने के पश्चात मजबूर होकर के मैटरनिक को त्याग पत्र देना पड़ा और त्याग पत्र देने के पश्चात वह इंग्लैंड भाग गया। तो ये विदेश नीति थी। ये 2 टॉपिक के रूप में मैं वीडियो भेज रहा हूँ, 2 पीरियड का सिलेबस। तो इसको आप लोग देख लीजिए और होमवर्क भी करके ग्रुप में भेज दीजिएगा। धन्यवाद।